सितंबर 2025 की ये बात है। दिल्ली में विवेक विहार एक कॉलोनी है। यहीं पर एक बड़ी सी कोठी होती है और उस बड़ी सी कोठी के अंदर एक नौकरानी जो कि यहीं रहती है 24 घंटे, यहीं सोती है, यहीं खाती है और यहीं पर काम भी करती है। एक रात सोते सोते उस लड़की को अचानक से एक सपना दिखाई देता है और उसकी बहुत ज़ोर से चीख निकल जाती है। जैसे उसकी चीख निकलती है, मालिक और मालकिन जो होते हैं दौड़ते हुए उस लड़की के पास पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद देखते हैं, उसे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, कैसे परेशान हो। उस लड़की ने कहा कि मुझे अचानक से एक सपना दिखाई दिया था और डर सा लगने लगता है। उस लड़की को तसल्ली दी जाती है और जो मालकिन होती हैं काफ़ी समय उसके साथ रहती हैं। उसके बाद ये वक्त बीत जाता है। 2-3 दिन के बाद फिर से उस लड़की को वही सपना दिखाई देता है और जैसे सपना दिखाई देता है तो उसकी फिर से चीख निकल जाती हैं। अब मालिक ने उस लड़की से पूछा कि बेटा तुम बड़ी डरी डरी रहती हो, सहमी सहमी रहती हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, तुम मुझे अपने पिता की तरह मानो, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। लेकिन उस नौकरानी ने उस मालिक से कोई भी ऐसी बातचीत नहीं की और वो शांत हो जाती है। लेकिन तीसरी बार फिर से उसको वही सपना दिखाई देता है और जो सपना दिखाई देता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। इस बार मालकिन ने मालिक की भूमिका निभाई और वो उसके पास जाती है, उसको अपने सीने से लगाया, उसको पुचकारा, दुलारा, उससे कहा बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या बात है, तुम रात में सोते सोते एकदम चीखने लगती हो, डर जाती हो, डरी सी रहती हो, सहमी सी रहती हो, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूं, तुम मुझसे ये बात कर सकती हो। जैसे ही उस नौकरानी ने उस मालकिन की ये बात सुनी, उसे लगा कि कोई अपना है, इससे ये बात की जा सकती है। तभी उस नौकरानी ने कहा कि मैं जब भी सोती हूं, जब भी आंखें बंद करती हूं, मेरे सामने कुछ तस्वीरें चलती रहती हैं और खासकर जैसे आंखें बंद होती हैं तब एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ जो आती है वो मेरा नाम लेती है, बहुत आराम से, धीरे से, संजीदा करके जब बुलाती है तो मैं एकदम डर जाती हूँ, चौंक जाती हूँ और तभी मुझे पसीने पसीने हो जाते हैं। इसके बाद उसने पूछा कि बेटा ऐसा क्या है, ये कौन है जो तुम्हें आवाज़ लगाता है। उसने कहा कि ये मेरी सहेली है जिसका नाम सोनिया है। सोनिया के साथ बहुत गलत हुआ था, उसका बलात्कार हुआ था, उसकी हत्या हुई थी, उसकी हत्या मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखी। ये बात सुनने के बाद जो मालकिन होती है उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन वो आगे बताती है कि मेरा भी बलात्कार हुआ था, मेरा भी वीडियो बनाया गया था, किसने बनाया, क्यों बनाया। जब इस बारे में बातचीत करते थे वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी, ज़्यादा कुछ बता नहीं पाती थी। आखिरकार मालकिन और मालिक ने उस नौकरानी को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाने के बाद बताते हैं कि इसको रोज सपने आते हैं और सपनों में इसको आवाज़ लगाते हैं और आवाज़ लगाने के बाद ये कहती है कि इसकी सहेली का और इसका भी गलत काम हुआ है और साथ ही उसकी हत्या भी हुई है, इसकी सहेली की। आप इस मामले की जांच पड़ताल करिए, देखिए कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। पुलिस ने पूरी कहानी जरूर सुनी थी लेकिन पुलिस ने उस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से पुलिस को लेना चाहिए था। बात आई गई हो जाती है लेकिन इस बात को करने के बाद उस लड़की का ऐसा लगा जैसे क्या मन हल्का हो गया हो, क्योंकि वो मालकिन से बता चुकी थी, फिर मालिक के सामने बताया, फिर पुलिस के सामने ये बात बताई। उसके अंदर का थोड़ा डर कम होता है, उसे तसल्ली दी जाती है। आखिरकार ये बात आई गई हो जाती है और लगभग 96 दिन बीत जाते हैं। 96 दिन बीत जाने के बाद जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी उसकी लाश अचानक से सामने आ जाती है और एक चमत्कार होता है। और जब चमत्कार होता है तो पुलिस इस मामले में फिर काम भी करती है। लेकिन वहां की पुलिस काम नहीं करती, बल्कि जहां पर वो लाश मिलती है वहां की पुलिस काम करती है और लोग फिर इस बात में खूब वाहवाही करते हैं। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से समझते और जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ की। जिला हापुड़ का एक थाना लगता है पिलखुआ। ये बात है 1 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पिलखुआ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9, वहां पर रामा अस्पताल है और रामा अस्पताल के ठीक सामने एक ईख का खेत है और ये ईख का खेत कास्तला कासमाबाद निवासी योगेंद्र का खेत है। इस खेत में एक व्यक्ति अचानक ही टॉयलेट करने के लिए रुक जाता है और जैसे ही रुकता है तो इस राहगीर की नज़र पड़ जाती है एक सूटकेस पर। काले रंग का सूटकेस होता है। वो थोड़ा उसके पास जाता है तो उसमें से दुर्गंध आ रही थी। उसे लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें है और इसकी सूचना पुलिस को देना चाहिए। उसने एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को फ़ोन करने के बाद पूरी लोकेशन बताता है। कहता है कि साहब यहाँ पर एक सूटकेस है, काले रंग का है, इस तरह से है, यहाँ रामा हॉस्पिटल है, उसके ठीक सामने आप आ जाइए। जब पुलिस को सूचना मिलती है तो 112 नंबर की पूरी टीम पहुंच जाती है। साथ ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि शिवपाल सिंह अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं और इस जिले के एक एसपी होते हैं ज्ञानेंद्र सिंह, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। फॉरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है, डॉग स्क्वाड और कई टीम थी जो यहाँ जाँच पड़ताल के लिए पहुँच जाती हैं। आखिरकार पुलिस की मौजूदगी में वीडियोग्राफी हो रही है। जब उसकी चैन खोली जाती है तो चैन खोलने के बाद पता चलता है कि एक लड़की की लाश थी। ऐसा ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये लड़की की लाश है या किसी महिला की लाश है,
लेकिन इस अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा था कि लगभग ये 10 या 12 दिन पुरानी ही डेड बॉडी है। उसकी लाश को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और यहाँ घटनास्थल से तमाम सबूत जुटाने की कोशिश की जाती है। आसपास के इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, हर सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से ये पता चल सके कि आखिरकार मरने वाली लड़की कौन है और किसने इसकी हत्या करके यहाँ पर फेंका है। पुलिस एक तरह से उसके वक्त बीतने लगता है और जैसे वक्त बीत रहा था तो लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। पुलिस ने आसपास के जिलों के सभी थानों को ये सूचना भेजी, आसपास के प्रदेशों तक को ये सूचना भेजी। पुलिस ने जो अपने कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर अपने बनाए हुए प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर भी ये सूचना डाली जाती है, लेकिन इस लड़की के नाम की कोई भी ऐसी सूचना पुलिस के पास नहीं पहुँचती, ना ही कोई गुमशुदगी दर्ज होती है। तो पुलिस वाले ये सोचकर कि आखिरकार इसका हत्या का खुलासा कैसे हुआ कैसे नहीं होगा, लेकिन पुलिस अपने इस तरह से जाँच कर रही थी। आखिरकार एक पोस्टर तैयार किया जाता है और वो पोस्टर तैयार करने के बाद कई टेम्पू के पीछे लगाते हैं, बसों के पीछे लगाते हैं, रोडवेज पे लगाते हैं, जहां पर पब्लिक का बहुत आना जाना था वहां पर वो पोस्टर चस्पा कर दी जाते हैं, ताकि जो भी जानकारी मिली है, सूटकेस का रंग बताया गया, एक लड़की के ऊपर जो कपड़े थे, जो कपड़े पहने हुए थे उसके कपड़े बताए गए, उसके बालों की लंबाई बताई गई, एक ऐसा हुलिया तैयार किया गया और उस हुलिये की जानकारी पोस्टर में चस्पा कर दी जाती है। लेकिन पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। ये तारीख है 12 दिसंबर 2025। एक टेम्पू है जो कि आगे चल रहा है, एक बड़ा कारोबारी है, बड़ा बिजनेसमैन है जो कि उसके पीछे चल रहा है। उस कारोबारी ने बार बार अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था, लेकिन वो टेम्पू वाला सुनने को तैयार नहीं हो रहा था। इसी बीच में उस टेम्पू वाले पर इतना गुस्सा आता है उस कारोबारी पर को कि वो कहता है कि तुम क्या साइड नहीं दे सकते, और मैं बार बार हॉर्न बजा रहा हूँ, तुम रुकने को तैयार नहीं हो। वो इतना गुस्से में आता है, गुस्से में आने के बाद उतर के उसको डांटना फटकारना शुरू कर देता है। डांट फटकार कर जैसे ही वो ये जो बिजनेसमैन है वहाँ से हटता है तो उसकी नज़र टेम्पू के पीछे एक लगे हुए पोस्टर पर पड़ जाती है। उस पोस्टर को देखता है और देखते ही उस टेम्पू वाले को रोकता है। रोकने के बाद पूरी जानकारी कलेक्ट करता है और कुछ जानकारी कलेक्ट करने के बाद उस मोबाइल से फ़ोटो खींचता है और मोबाइल से फ़ोटो खींचने के बाद जब अपने घर पहुँचता है, घर में एक नौकरानी है जो वहाँ पर उसके काम करती है। उस नौकरानी से बात करता है कि बेटा, जैसी तुम बातें बता रही थी वैसी बातें तो इस पोस्टर के अंदर लिखी हुई हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी सहेली है कहीं ऐसा तो नहीं है इस सूटकेस के अंदर ही पैक कर दी गई हो। बस इतना सुनना था। उसके बाद उस नौकरानी को वो बिजनेसमैन जो होता है अपने साथ बिठाता है। साथ बिठाने के बाद सीधा पहुंच जाता है पिलखवा थाने, और पिलखवा थाने में ले जाने के बाद कहता है कि साहब कुछ जानकारी ये मेरी नौकरानी है, ये आपको देना चाहती है, आपसे बातचीत करना चाहती है। तभी उस नौकरानी ने कहा कि साहब मुझे तारीख याद है। वो तारीख थी 28 अगस्त 2025। उसकी सहेली जिसका नाम सोनिया होता है, सोनिया की हत्या हुई थी। और ये कपड़े देखकर मैं साफ साफ अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि ये कपड़े उसी के हैं। जैसे ही पुलिस वालों ने ये बात सुनी, क्योंकि जो उसके अवशेष मिले थे उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, क्योंकि 72 घंटे तक पुलिस ने इंतज़ार किया और जब किसी ने क्लेम नहीं किया तो उसके बाद फिर जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन सामान जो होते हैं, फ़ोटो जो होते हैं, फ़ोटो को देखकर उसने पहचान लिया था कि ये उसकी सहेली है। लेकिन ये काम किसने किया है, तभी वो एक नाम लेती है और नाम था अंकित का। अंकित जो कि हापुड़ जिले का ही रहने वाला होता है। उसका थाना सिंभावली लगता है, सिंभावली का गांव लगता है नवादा कला। और उसकी पत्नी जिसका नाम कलिस्ता उर्फ काली होता है, जो कि झारखंड के जिला सिमडेगा का एक थाना लगता है ठेठा इंगर, और ठेठा इंगर थाना क्षेत्र का गांव लगता है केरैया कुडपानी। वहाँ की रहने वाली होती है कलिस्ता उर्फ काली। और अंकित जो कि हापुड़ के सिंभावली का रहने वाला होता है। पुलिस ने अपनी टीमों का जाल बनाया और जाल बनाने के बाद आखिरकार अंकित को और उसकी जो पत्नी होती है कलिस्ता, इनको गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद फिर उनसे पूछा जाता है, उनसे जानकारी जुटाई जाती है। दरअसल जब जानकारी जुटाई जाती है पता चलता है कि जो कलिस्ता उर्फ काली है, ये अंकित उसका दूसरा पति है। पहले पति का नाम साहू होता है और साहू भी झारखंड का ही रहने वाला होता है। साहू और अंकित ने मिलकर एक एजेंसी बनाई थी जिसका नाम सृष्टि इंटरप्राइजेज के नाम से एक एजेंसी है, और जो कि दिल्ली के उत्तम नगर में वो काम करती है। और इस एजेंसी का काम होता है कि जो बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके घरों में मेड की व्यवस्था करना, नौकरानी की व्यवस्था करना, जो उनके यहाँ पर काम कर सके, खाना बना सके, उनके यहाँ पर जिम्मेदारी निभा सके। अब जब उनसे पूछा जाता है कि सोनिया की हत्या तुमने क्यों की, इसके पीछे का क्या कारण है, तब उसने कहानी बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि साहब एक रोज़ की बात है, वो अपने घर पर बिल्कुल अकेला था। उस वक्त सिर्फ सोनिया थी। सोनिया को देखकर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, यानी कि उसकी नीयत ख़राब हो जाती है, और उसके साथ उसने गंदा काम करने का
कोशिश की, उसने विरोध करने की कोशिश की, उसने उसको डांटा फटकारा, लेकिन उसे डर लग रहा था कि ये बात कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए उसने उसके साथ गलत काम तो किया ही किया, लेकिन उसका पूरा का पूरा वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और ये कह दिया उससे कि अगर तुमने भविष्य में ये बात कहीं दोहराने की कोशिश की तो देख लेना, ये वीडियो लीक कर देगा। ये जो महिला है, लड़की है, वो जिसका नाम सोनिया है, वो भी झारखंड की ही रहने वाली है और जो उसकी पत्नी है कलिस्ता उर्फ काली, उसकी गांव के आसपास की किसी गांव के रहने वाली है और वो आई थी यहाँ पर दिल्ली में काम ढूंढने के लिए और अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए। लेकिन जब उसने उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया, उसके बाद उस लड़की को गुस्सा आता है और वो अपनी बात पर अडिग रहती है। वो कहती है कि मैं पुलिस के पास तो ज़रूर जाऊंगी, हर हाल में जाऊंगी, अगर देख लेना तुमने मुझे कुछ किया है, कुछ करने की कोशिश की, भले चाहे तुम कितनी वीडियो बनाओ। उस लड़की को समझाया जाता है, बुझाया जाता है। अभी कलिस्ता को बात पता चल जाती है, कलिस्ता यानी कि उसकी अंकित की पत्नी जो होती है, तो उसने कहा कि बेटा ये बात तुम किसी को मत बताना, अगर ये बात पता चलेगी तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। तमाम तरह का दिलासा दिया जाता है। अब इस बीच में उसका एक काम लगवा दिया जाता है, एक कारोबारी के यहाँ पर, जो सविता विहार कॉलोनी होती है वहाँ पर उसका काम लगवा दिया जाता है। आखिरकार जो सोनिया होती है वहाँ काम करती है, लेकिन उसका काम में मन नहीं लगता। उसको हर वक्त हमेशा गुस्सा आता रहता था कि उसके साथ जो गंदा काम जो किया है वो अपने मालिक को किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं, उसको जेल भिजवा कर ही रहेगी, इसलिए काम में मन नहीं लगता था। और जिसके यहाँ काम करती थी उसने कहा कि मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। अंकित को फ़ोन करता है कि अपनी नौकरानी को यहाँ से लेके जाओ, मुझे इसके साथ काम नहीं करवाना है। आखिरकार जब वो अंकित उसे अपने साथ लेके आ जाता है, ये तारीख थी 28 अगस्त 2025। सोनिया उत्तम नगर के उस इलाके में पहुंच जाती है जहां पर वो रहते हैं। यहीं पर वो बार बार एक ही बात रट लगाई हुई थी कि मैं पुलिस के पास ज़रूर जाऊंगी, हर हाल में जाऊंगी, तो मुझे रोक नहीं सकते। कलिस्ता को यह बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, परेशान करती है। कलिस्ता उसको एक के बाद एक कई थप्पड़ मार देती है, कहती है कि आज के बाद अगर तुमने ये बात दोबारा दोहराने की कोशिश की, जो तुम्हारे वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा और तुम्हारे माँ बाप देख लेना किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचेंगे। आखिरकार उस लड़की पर दबाव बनाया जाने लगता है, लेकिन लड़की जिद पर अड़ी हुई थी। वहीं पास में डंडा पड़ा हुआ था, अंकित ने डंडा उठाया और एक के बाद एक उस सोनिया को डंडा मारना शुरू कर देता है। आखिरकार कब न जाने उसको ऐसा डंडा लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद फिर उसको होश आता ही नहीं है। कुछ देर के बाद पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। इस घर में उस वक्त सोनिया के साथ साथ संजीदा भी मौजूद थी और संजीदा अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रही थी। जैसे संजीदा देखती है तो उसको डरने लगती है, घबराने लगती है। लेकिन इसी बीच में पति और पत्नी के दिमाग में एक खुराफाती ख्याल आता है। वो डंडा दिया जाता है संजीदा के हाथ में और वो वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि तुम ये बात बोलो कि ये हत्या तुमसे हुई है। यानी कि ये सब कृत्य जब उससे करवाया जाता है, वो नहीं करती है तो उसको ज़बरदस्ती जोर देकर उससे बुलवाया जाता है। लाश के पास में खड़ी हो जाती है, उससे ये बुलवा दिया जाता है। वो बोल भी देती है कि हाँ ये हत्या मैंने की है, लेकिन शायद उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कुछ बोल दिया होगा। लेकिन अंकित और जो उसकी पत्नी होती है कलिस्ता, उसके दिमाग में अभी भी उससे बड़ी खुराफात सूझने लगती है। इसने पत्नी वीडियो बना रही थी और अंकित उसका साथ बलात्कार कर रहा था और वो वीडियो पूरा बन जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर संजीदा से ये कहा जाता है कि तुम्हारे 2 वीडियो बन चुके हैं, एक तो तुमने हत्या की है इस बात की और दूसरा तुम्हारे साथ जो गलत काम किया है वो, ये दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएंगे। ये बात तुम्हें किसी ने बताने की कोशिश की तो। लेकिन इस लड़की का काम लग जाता है विवेक विहार में, एक मालिक के यहाँ काम कर रही थी, लेकिन वहाँ डरने लगती है, घबराने लगती है। रात को अजीब से सपने आते हैं, ऐसा लगता था उसे बार बार जैसे कि सोनिया उसको आवाज़ लगा रही है कि संजीदा संजीदा। जब आवाज़ लगती थी तो साइकोलॉजिकल वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। उसने अपने मालिक को बताया, मालकिन को बताया, वहाँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में बताते हैं, लेकिन ये बात किसी को इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं लगती। लेकिन जब सूटकेस मिलता है इस हत्याकांड की, इनकी 28 तारीख को घटना होती है, 28 अगस्त 2025 को, और 1 दिसंबर 2025 को जब ये सूटकेस मिलता है तो उसके बाद फिर पुलिस सक्रिय होती है, उसका पोस्टर चस्पाया जाता है और ये फिर उसी मालिक को मिल जाता है जो मालिक और मालकिन उस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहते थे। आखिरकार जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो हापुड़ की पुलिस ने इन दोनों आरोपी पति और पत्नी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया। शायद बाकी की जिंदगी इनकी सलाखों के पीछे गुजरेगी, क्योंकि इनके ऊपर न केवल हत्या के चार्जेस लगेंगे बल्कि उन दोनों लड़कियों के साथ जो गलत काम किया है वो भी चार्जेस लगेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको ये बताना भी है कि पाप करने वाला भले चाहे ये सोचे कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन इस कहानी में वाकई चमत्कार ही होता है कि उस लड़की ने बताने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया और इस घटनाक्रम यानी कि हत्याकांड के 96 दिन के बाद वो लाश मिलती है,
जिस लाश को समझ रहे थे कि 10 या 12 दिन पुरानी है, वो 96 दिन पुरानी लाश थी, जो कि ना गली थी ना सड़ी थी पूरी मात्रा में, और ऐसा लग रहा था देखकर जैसे कि 10-12 दिन पुरानी है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं हो सकता। ये इतने दिन के बाद लाश मिली थी, हो सकता है बिल्कुल गल जाती, लेकिन शायद ये इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होता। लेकिन इस घटना में खुलासा भी होता है और आरोपी पकड़े भी जाते हैं, और एक किसी चमत्कार से कम नहीं होता। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।